नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 25 साल उत्तराखंड बेमिसाल 25 साल के का जो उत्तराखंड की यात्रा है उस पे आज जिनसे हम बात करेंगे उस पूरे यात्रा में उनकी एक अहम भूमिका है। चाहे राज्य के गठन की बात हो, आंदोलन हो, संघर्ष हो, उन्होंने लगातार इसको लेके काम किया और राज्य बनने के बाद मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, पहले भी मुख्यमंत्री थे, सबसे यंगेस्ट मंत्री भी बने थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग आपको जानते हैं, उत्तराखंड का नाम लेते ही आप भी सीधा सीधा उत्तराखंड और रमेश पोखरियाल जी अलग अलग नहीं जाने जाते। 25 साल की इस यात्रा को आपको अगर अपने शब्दों में, अपने दृष्टि से दर्शकों को बताना हो तो क्या बताएंगे, कैसे देखेंगे? उत्तराखंड देश का बिल्कुल सभी दृष्टि से बिल्कुल अलग जैसा राज्य है और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी मानवता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कई दृष्टि से इसका अलग महत्व है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इसकी 25 वर्ष की जो यात्रा है, तो यदि मैं संक्षिप्त में कहूँ तो 25 वर्ष की उत्तराखंड की जो यात्रा है बहुत ही सुखद रही है, सफल रही है और एक साथ जो 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, यदि इन तीनों का विश्लेषण हम करेंगे तो उत्तराखंड काफ़ी आगे है। यदि आप हिमालय बेल्ट के, क्योंकि हिमालय राज्य है, यदि आप मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, यहाँ तक जम्मू कश्मीर, यदि पूरी पर्वत श्रृंखला की जो हिमालयी राज्य हैं, यदि इसकी दृष्टि से भी आप विश्लेषण करेंगे तो आपको उत्तराखंड राज्य काफ़ी आगे नज़र आएगा। सभी दृष्टि से, अवस्थापना का हो, आर्थिक प्रबंधन का हो, वो विविध क्षेत्र के विकास का हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इस राज्य के 25 वर्ष की यात्रा में मैं सहगामी रहा हूँ और उससे भी पहले, जैसे आपने कहा है कि 80 के दशक से हम लगातार इस राज्य के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उस दौर से हमने जूझा है, झेला है, देखा है, संघर्ष किया है। जब ये राज्य नहीं बना था तब हम उत्तर प्रदेश में थे और मैं 90-91 में उत्तर प्रदेश में मैं विधायक हो गया था। तो तब से हम लोग उससे पहले 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को एक छाया प्रदेश बना दिया था, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के नाम से। उसमें भी मैंने काम किया। तो स्वाभाविक ये है कि तब उन परिस्थितियों में और अब इन स्थितियों में यदि देखेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में रहते पर्वतीय विकास मंत्री होने का भी सौभाग्य रहा। मैं उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह जी के साथ पर्वतीय विकास मंत्री था। तो हरिद्वार छोड़ करके ये सारा क्षेत्र, ये 8 जिले होते थे उस समय, तो इसकी संपूर्ण विकास की जो नियोजन की जिम्मेदारी थी वो पर्वतीय विकास मंत्रालय के अंदर आती थी। तो मैंने बहुत निकटता से देखा है तब हम कहाँ खड़े थे और अब हम कहाँ पर हैं। तो मैं तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि राज्य ने बहुत प्रगति की है। और यदि इस राज्य में जहाँ हमारे आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण, उनको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, मेरी माँ बहनें, मेरे नौजवान और जिन्होंने भी शहादत दी है, लेकिन यहाँ बच्चा बच्चा आंदोलनकारी था।
देश की आज़ादी में भी इस ढंग का आंदोलन नहीं था। ये दुनिया का स्वतःस्फूर्त होने वाला वो आंदोलन था, जहाँ हम जब गांव में जाते थे, सड़क में जाते थे, जहाँ कोई जनसंख्या नहीं, वहाँ हज़ारों लोग सड़कों पर होते थे। महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, बुजुर्ग होते थे, युवा होते थे। तो स्वाभाविक है कि इस राज्य के निर्माण में जो इसमें तमाम कठिनाइयाँ आई, उत्तर प्रदेश से इसका किस तरीके से बिल पारित करना पड़ा, फिर हरिद्वार उधम सिंह नगर नहीं थे तो फिर किस तरीके से अटल जी को मैंने फिर मनाया जा कर के, किस ढंग से फिर उन्होंने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में फिर कमेटी बनाई, कल्याण सिंह जी उसके सदस्य बनाए, पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि उधम सिंह नगर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अड़े भी थे बादल साहब कि नहीं इसको उत्तराखंड में नहीं करना। उनकी अपनी परेशानियां थी, उनके लोग कहते थे हज़ारों बीघा जो हमारी ज़मीन है वो उत्तराखंड बनेगा तो इन पर कब्जा हो जाएगा। लोगों ने गलतफहमियाँ पैदा की। हरिद्वार के लोग भी, क्योंकि सपा का लगता था कि उसका आधार केवल हरिद्वार में, लेकिन उत्तराखंड बनेगा तो उसका जो ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो संघर्षशील थे। लेकिन वहीं और लोग भी, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी हरिद्वार को नहीं चाहती थी कि वो उत्तराखंड में मिले। लेकिन हमारे सामने ये था कि यदि हरिद्वार नहीं मिलता तो हमारा द्वार है, हमारा आंगन है हरिद्वार। हरिद्वार के बिना देवभूमि, देवभूमि के बिना हरिद्वार तो अधूरा है। और उधर उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है ये हमारा आंगन है। तो काफ़ी कठिनाई थी। एक बार तो अटल जी ने कहा कि मेरे को कहा कि निशंक जो है बन जाएगा, लेकिन उधम सिंह नगर और हरिद्वार को माइनस करके बनेगा, क्योंकि यदि ये लोग केंद्र से उन्होंने धमकी दी कि यदि उधम सिंह नगर मिलाएंगे तो हम अकाली दल जो है आपसे समर्थन वापस ले लेगा। और इधर उत्तर प्रदेश में ये था कि यदि हरिद्वार को जोड़ेंगे तो जो नरेश अग्रवाल जी की पार्टी उस समय हमको समर्थन दे रही थी, वो जो है अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो ये बड़ी कठिनाई थी। इधर कल्याण सिंह जी बोलते थे कि यदि ऐसा हुआ तो समर्थन वापस हो जाएगा उनका। उनके भी 17-18 लोग थे। तो मैंने ये एक बार ये कहा कि साहब स्थिति हमारी भी ऐसी आएगी, क्योंकि हम भी 17 लोग थे इधर से उत्तराखंड से। और मैंने कहा कि हम लोग तो ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम लोगों को स्वयं इस्तीफे देने पड़ेंगे, तो तभी सरकार जाएगी। तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि धमकी दे रहे हो निशंक, कह करके मैंने कहा साहब मैं जो सच्चाई वो कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का आंदोलन है। तो बड़ी कठिनाइयों के दौर से उस समय ये गया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जॉर्ज फर्नांडिस की कमेटी में फिर मैंने कहा अटल जी से कि उत्तर प्रदेश के लिए तो कल्याण सिंह जी बात करेंगे, पंजाब उधम सिंह नगर के लिए वो करेंगे, फिर उत्तराखंड की बात कौन करेगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस को कहा कि जॉर्ज साहब निशंक जी को बुलाइए और उनको भी सहभागी बनाए, उनके क्या तर्क हैं और उन लोगों से वो मिलाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि है कि ये राज्य ये पूरे ग्रीन बेल्ट मिलने से ये राज्य समर्थ और सशक्त हुआ है। यहाँ 300 तो राइस मिलें थी, हमारी चीनी मिले हैं, और ये ग्रीन बेल्ट है हमारी। तो इस राज्य का यदि देखेंगे तो हमारा बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम है, उधर हमारा मानस खंड है पूरा। तो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ कि 25 वर्ष की यात्रा इसकी बहुत सुखद रही है। अगर आप इस यात्रा को सुखद यात्रा की तरह देखना स्वाभाविक है, देखना चाहिए, क्योंकि संघर्ष, बलिदान और एक उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण किया गया था। लोगों की उम्मीदें थी, इसलिए संघर्ष लंबा था, इसलिए तमाम लोग जो आपने कहा। तो क्या उन उम्मीदों पे 25 साल की इस यात्रा, आपको लगता है कि उन उम्मीदों को देखते हुए, जिस उम्मीद को लेकर आपने निर्माण किया, तमाम लोगों ने बलिदान दिए, उस पे अगर हम इसकी देखें कि हाँ कितना उन उम्मीदों पर खड़े उतर पाए, तब आप इसको कैसे देखेंगे? तभी मैं अच्छा देखूंगा। अंततोगत्वा हम इसलिए संघर्ष कर रहे थे कि हमने हमेशा से कहा कि ये जो उत्तराखंड है ये भारत का बाल माथा है। हम लोग 2 विदेशी सीमाओं से घिरे हैं। हम लोग देश को जवानी भी देते हैं और पानी भी देते हैं।
और प्राणवायु भी देते हैं। यह 70% वन क्षेत्र है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहनें इन दो विदेशी सीमाओं में सेनानी की तरह खड़ी रही हमेशा। तो ये इसका विकास होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, चिकित्सालय होने चाहिए, यहाँ शिक्षा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि आप उस दृष्टि से देखेंगे तो तब जो सड़कों का निर्माण था, आज गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं। आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं। मुझे याद आता है कि हमने श्रीनगर और उधम सिंह नगर, ये हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज बनाए और 15,000 रुपये में हमने MBBS डॉक्टर तैयार किए, क्योंकि डॉक्टरों का अभाव रहा हमेशा। तो हमको लगा कि एक जगह हम 108 को लाए तात्कालिक व्यवस्था, और हमने हमारे 108 लाने के बाद देश के सब राज्यों ने 108 को लिया। उसने ऐतिहासिक काम किया। तो तात्कालिक सेवा और दीर्घकालिक में हमने कहा रोज़ इस बात के लिए हम क्यों रोएं कि डॉक्टर हैं ही नहीं, कुछ तो कोशिश करें। तो जो गरीब बच्चे और बहुत प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको मेरिट के आधार पर ला करके उनको डॉक्टर बनाया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। आज इसके पास कई मेडिकल कॉलेज हैं, तब तो कुछ भी नहीं था। अवस्थापनाओं की 4 धाम यात्रा से मार्ग से लेकर के और तमाम अवस्थापनाओं को देखेंगे तो आज पर्यटन की दृष्टि से और तीर्थाटन की दृष्टि से करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं। यदि उस दृष्टि से देखेंगे तो भी आप आज यहाँ से करण प्रयाग तक रेल लाइन बन रही है, 24 किलोमीटर की सुरंग बन रही है, 14 किलोमीटर की पहली एक सुरंग जो 14 किलोमीटर से भी बड़ी है, उसने अपना देश में अपना नया इतिहास बनाया है। तो यदि हवाई मार्ग की ओर से देखेंगे हम तो उधर हमने गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए चिन्नालीसौर में हवाई पट्टी बनाई, इधर बद्री और केदार के लिए गैरीसैंण में हवाई पट्टी बनाई, उधर कैलाश मानसरोवर के लिए हमने उसका और विस्तार दिया पिथौरागढ़ में, उधर पंतनगर, इधर देहरादून। तो मुझे लगता है कि हवाई मार्ग में भी आप जितने भी पर्वतीय राज्य हैं वो दूर दूर तक भी आपको छू नहीं पाते हैं। तो यदि चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा का तो हब है। आप समझ सकते हैं इतने छोटे से राज्य में 30, 31, 32 विश्वविद्यालय हों, और विश्वविद्यालय अपने स्तर के हैं, चाहे बरसार का औद्यानिक विश्वविद्यालय हो, चाहे पंतनगर का विश्वविद्यालय हो, और चाहे जो हमारा IIT जो रुड़की है वो हो। मैंने NIT श्रीनगर में उस समय बनाया, मैंने IIM काशीपुर में बनाया। तो इस छोटे से राज्य में यदि शैक्षणिक संस्थानों को देखेंगे तो हम देश में प्रतिस्पर्धा पर आते हैं, ऊपर आते हैं शैक्षणिक क्षेत्र में भी। तो किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे तो निश्चित रूप में इसने प्रगति की है। हाँ, अभी विकास की क्योंकि संभावनाएं जुड़ी रहती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती उसी पे आता हूँ। चूंकि आपने कहा कि देखिए जितना काम हो रहा है वो सतत एक प्रयास, एक यात्रा है, और ये 25 साल की हम यात्रा की, और 25 साल की यात्रा हालांकि बहुत बड़ी यात्रा नहीं कही जा सकती, खास करके राज्य के और हिमालय राज्य के अगर हम उसको यात्रा को देखें। लेकिन जो 2-3 मूल सवाल हमेशा सुनते रहा, और मैं ये जितने भी उत्तराखंड के जिन्होंने लीडरशिप लेवल पे काम किया, आप लीडरशिप दिए अपने उत्तराखंड को दे रहे, तो जो लीडरशिप है उसकी एक दायित्व भी होता है कि जो बुनियादी सवाल है उसको हम देखें। जैसे पलायन एक बुनियादी सवाल पहाड़ के लिए हमेशा से रहा, रोजगार को लेके भी एक बुनियादी सवाल रहा। लोग बाहर जाते हैं और पलायन 2 तरीके से होते हैं। एक तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक होता है आप विवश हैं, लाचार है, इसलिए करना पड़ता है। तो वो 25 साल के बाद भी जो घोस्ट विलेज है उत्तराखंड में, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, ये आप मानते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितना कुछ फोकस होकर किया जाना चाहिए था, या उसके लिए जो प्रयास या नीति चाहिए था, जिस तरह के प्रयास, वो अब तक उसमें उसको और बेहतर करने की अब जरूरत है। देखिए, नीतियों में तो हमेशा बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है, और वो होता भी रहता है और होना भी चाहिए।
मैंने 2010 में 9-10 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने विज़न 2020 एक तैयार किया था कि सरकार कोई भी आए लेकिन एक हमारा विज़न होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते पर ही चलें। आप कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा है उसको लगता है ये प्राथमिकता जोड़े, लेकिन एक रास्ता हम मोटा मोटा तय करें कि हमारा टारगेट क्या है, हमारे हेतु क्या है, हमारा लक्ष्य किस क्षेत्र में कहाँ पहुँचने का है। मैं आज भी उस बात पर सहमत हूँ कि एक विज़न रहना चाहिए और उस विजन को क्या कैरी किया गया, आगे बढ़ाया गया आपके पास? नहीं, वो विजन क्या है, जब हर व्यक्ति आता है तो वो अपनी तरीके से नहीं ठीक है, लेकिन जो आपने कहा उसमें जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या उस विजन को आगे बढ़ाया गया? मेरा एक सवाल, मुझे लगता है कि वो विजन बैठ करके अब कुछ जगह वो बढ़ा, कुछ जगह फिर अपने अपने ढंग से लोगों ने किया, लेकिन एक मोटा मोटा होना चाहिए और सब उस पर सहमत होना चाहिए। 19-20 होता रहे, किसी की क्या प्राथमिकता है, ओके। जैसे हमने इसको आयुष प्रदेश घोषित किया, अब जिस बात की आप पलायन की चर्चा करें, जब तक उत्तराखंड को समझा नहीं जाए, अभी एक शौक जैसा है बन गया लोगों का, क्या कि बस एक शब्द आता है पलायन, और मज़ेदार बात है वो व्यक्ति पलायन की बात करते हैं जो कभी पहाड़ पर गए ही नहीं और हैं पहाड़ के। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं। हम 70% वनाच्छादित क्षेत्र है, 30% केवल हमारे पास स्थान है। उसी 30% में हमारे गांव भी है, शहर भी है, खेती भी है, उसमें बाजार भी है, गांव सब कुछ उसी में है। और वो भी यदि पहाड़ को देखेंगे आप, और यदि इस बेल्ट को छोड़ दें केवल, तो मुझे याद आता है कि जब 99 का जो मालपा प्रकरण हुआ था और वो कल्याण सिंह जी, और मतलब काफ़ी बड़ी त्रासदी उधर हुई थी, तो वहाँ के कुछ गांव हमने शिफ्ट करने थे, तो हम कहाँ करें, ये भी हमारे सामने समस्या थी। अंततोगत्वा जब तमाम जो है, चाहे ये को गढ़वाल के हों गांव, चाहे कुमाऊं के हों, तो अंततों को तो हमको नीचे आना पड़ा, हल्द्वानी के क्षेत्र में आना पड़ा, इधर हरिद्वार तक आना पड़ा। तो हमारे पास जो सीमित चीज़ें हैं उस पर मेरे घर में 4 खेत थे, मेरे पिताजी के 4 बेटे हैं, वो 4 बेटों के 4 हो गए, वो एक खेत जो 2 खेत में क्या करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रतिभा पूरी दुनिया में है, आप कैसे रोक सकते हैं उसको। एक समय था जब व्यवस्था से लोग जाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था भी नहीं है। अब लोगों को यदि देखेंगे, यदि देश की जनसंख्या के आधार पर आप देखेंगे तो जितने लोग, चाहे सेना के जनरल से लेकर के और कर्नल तक, किसी भी स्थान पर देखेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे, वैज्ञानिक क्षेत्र में देखेंगे, साहित्यकारों के क्षेत्र में देखेंगे, तकनीकी के क्षेत्र में, दुनिया में देखेंगे, होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में देखेंगे, तो आज पूरे विश्व में उत्तराखंड के लोग छाए हुए, देश के कोने कोने में छाए। तो ऐसा नहीं है जो कई बार ये कहते हैं लोग। हाँ, जो हमारी चिंता ये है कि सीमावर्ती जो हमारे गांव हैं और जो गांव हैं वो जिंदा रहने चाहिए, और उसके लिए नीति क्या बनेगी। मैं सोचता हूँ पर्यटन और तीर्थाटन और योग, और जो हमारे पास ये जड़ी बूटी का है, जो आयुर्वेद का है, ये 3 नाम प्रकृति से भरपूर। अब प्रकृति और संस्कृति देखा, हमारी सबसे बड़ी चिंता है, देश के सांस्कृतिक प्राण है। हम देश को यहाँ का ये, यदि आप कहेंगे तो उत्तराखंड देश ने दुनिया का आध्यात्म का राजधानी है दुनिया की। ये हिमालय है, यहाँ गंगा है, और इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो विकास है वो उस लाइन पर होना चाहिए। तो क्या प्रकृति और संस्कृति, लेकिन मैं क्या प्रकृति और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए विकास का मॉडल 25 साल में बना है? आपको बना है ना, आप तीर्थाटन भी हुआ है, उसको और साथ साथ में व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखिए ना, आज केदारनाथ कितने लोग जा रहे हैं, बद्रीनाथ कितने लोग जा रहे हैं, हरिद्वार कितने, में हरिद्वार का सांसद रहा 2 बार, वहाँ से केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो जितने कुल पूरे प्रदेश की जनसंख्या नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा अकेले हरिद्वार में लोग आते हैं। तो जो सांस्कृतिक है, जो हमारा तीर्थाटन है, वो जो हमारा पर्यटन है, उसको हम और व्यवस्थित करेंगे।
क्योंकि हम भीड़ तो चाहते हैं, लेकिन जो भीड़ इस ढंग की भीड़ नहीं चाहते हैं, उसको सांस्कृतिक टच भी हम देंगे, क्योंकि हम कुछ देना चाहते हैं। वो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, धरती का स्वर्ग कहलाता है उत्तराखंड, तो धरती का स्वर्ग कहलाता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य हमको दिया है, उसको आध्यात्म के साथ जोड़ करके हम उसको कुछ देना चाहते हैं। वो उस चीज़ को अपने जीवन को विकसित करने के लिए कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, केवल मौज मस्ती के लिए नहीं आना चाहेगा यहाँ आदमी, यहाँ जीवन को लेने के लिए आना चाहेगा। तो उस दिशा में काम हो भी रहा है और उस दिशा में काम करने की ज़रूरत भी है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जब राज्य बना उससे पहले हमारे पास कितने लघु उद्योग थे? आज मैं देखता हूँ कि लगभग 25, 30, 40 हज़ार लघु उद्योग जो लोगों के हाथों में। आज हमारे जो बड़े उद्योग हैं, आज हरिद्वार में कोई सोच सकता है किसी पर्वतीय राज्य में हरिद्वार और ऊधम सिंह जैसा सिडकुल अब ढूंढ कर नहीं देख सकते हैं? पहले तो बड़े शहरों में ही देख लीजिए, बड़े राज्यों में ही देख लीजिए। अटल जी की हमको ये सौगात है कि उन्होंने हमको ये औद्योगिक पैकेज दिया, स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिया और औद्योगिक पैकेज दिया। तो हमारा ऊधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, अब यदि ऊपर से आकर के कोई हरिद्वार में रह रहा है तो स्वाभाविक ही है कि वो जब नौकरी कर रहा है तो वो अपना घर भी बनाना चाहता है, हरिद्वार के पास बनाना चाहता है, देहरादून में बनाना चाहता है, ऊधम सिंह नगर में बनाना चाहता है। ये तो कदाचित सभी जगह हुआ। ये उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं क्या? आप लखनऊ के आसपास के गांव को देखिए, लखनऊ की जनसंख्या देखिए, आप दिल्ली के आसपास के गांवों को देख लीजिए, अब किसी भी शहर को देख लीजिए। तो कदाचित सभी जगह ऐसा होता ही है कि लोग शहरों के निकट आते ही आते हैं। तो अब इसको पलायन यदि कह रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि गांव से लोग नीचे को आए हैं। अपने बच्चों को यहाँ मैं देहरादून में देखता हूँ तो लोगों ने जो गांव का है वो पढ़ाने के लिए या नहीं वो कंपटीशन की तैयारी भी करेगा, ये भी करेगा, ये सुविधा भी उसको मिलेगी। अब हर गांव में तो वो सुविधा हो नहीं सकती, तो वो उसको लगता है कि यहाँ बेहतर, अपने बेहतरी के लिए हर व्यक्ति आता है। लेकिन आप यदि कहेंगे कि वहाँ से देहरादून आ रहे हैं लोग और अपने राज्य में आ रहे हैं ना, वो पौड़ी से लोग श्रीनगर में बस जाते थे, गांव से लोग कोटद्वार में आ जाते थे। तो ये थोड़ा सा, ये परिस्थितियाँ, ये थोड़ा सा मूल्यांकन करना पड़ेगा। और फिर यदि वो उस गांव में रोकना चाहते हैं हम उस प्रतिभा को, तो किस सीमा तक और किस चीज़ के लिए रोकेंगे? किन चीज़ों को वहाँ हम विकसित कर सकते हैं? हाँ, तो हम देखिए, पर्यटन को विकसित जो करना ही है व्यवस्थित, आप तीर्थाटन को व्यवस्थित करिए, आप प्रकृति के सौंदर्य की बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास योग है, उन स्थानों पर योग, पूरी दुनिया का अध्यात्म का ये क्षेत्र है, ये धीरे धीरे करके ये विकसित हो भी रहा है, लेकिन इसको नियंत्रण की भी ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि इधर जो आपदाएं बहुत सारे उत्तराखंड ने को सहन करना पड़ा और उन आपदाओं के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। और जब जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जो उत्तराखंड का विकास का मॉडल है उसमें कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है कि किन चीज़ों पे, कहाँ पे, किन चीज़ों को कैसे करना है। पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे नदियों का उद्गम स्थल है, तो यहाँ पे नियंत्रण भी है, जो नीतियों के आधार पे नियंत्रण करने का जो एक तरीका होना चाहिए वो भी थोड़ा सा नए तरीके से शायद उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा उस पूरे थॉट को। तो क्या राज्य में लीडरशिप लेवल पे इस बात को लेके कंसेंसस है कि हाँ, इन चीज़ों को लेके विचार विमर्श या इन चीज़ों को लेके नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है? निश्चित रूप में, और आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं शुरू से इस बात का पक्षधर हूँ कि न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमालय के जितने भी राज्य हैं उनके लिए अलग नीति बने। लगातार इसका मैं न केवल कहते आया हूँ, बल्कि मैं जिस मंच पर मैंने जब मैं सांसद था, जब मैं मंत्री नहीं था केंद्र में, उससे पहले जब सांसद था, तो मैं बाकायदा इस बात को विधेयक के रूप में लाया, प्राइवेट विधेयक के रूप में लाया। और जब मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री था तब भी मैंने हिमालय विकास प्राधिकरण बनाया कि उस प्राधिकरण के तहत क्या ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग को भी इस बात को लेना चाहिए और राज्य के भी नीति आयोग को इस बात को लेना चाहिए कि हिमालय, क्योंकि बहुत संवेदनशील है हिमालय,
बहुत संवेदनशील। और हिमालय केवल उत्तराखंड की नहीं, पूरी दुनिया की पूंजी है, पूरी दुनिया की पूंजी है, आध्यात्म की पूरी दुनिया की राजधानी है कई दृष्टि से। यहाँ पर्यावरण की पहली पाठशाला है। यदि देखेंगे तो ये हिमालय जो है ये पूरी एशिया का वाटर टावर है, ये ऊर्जा का केंद्र है। तो आप इस राज्य को सहज तरीके से नहीं ले सकते। इस राज्य की अपनी विशिष्टताएं हैं। क्या उन विशिष्टताओं के आधार पर राज्य का विकास का मॉडल तैयार हुआ है, आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए हुआ है पार्ट पार्ट में, वही मैंने जिस बात को कहा है, समग्रता में नहीं, समग्रता की जरूरत है। ये समग्रता हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं होता तो इतना विकास नहीं होता। लेकिन विकास के साथ जो दूसरी चीज आप कह रहे हैं वो जो समानांतर चलना चाहिए, विकास भी हो लेकिन पर्यावरण का संतुलन भी हो। और यहाँ की जो सांस्कृतिक चेतना है, हमारी सबसे बड़ी चिंता है यहाँ की संस्कृति को बरकरार रखना, क्योंकि विकास के साथ उस पे आज एक बड़ा खतरा है। हम देख रहे हैं जहां पहाड़ से नीचे पलायन हो रहा है, वहां बाहर से कई तरह के ऐसे माइग्रेशंस हो रहे हैं जो डेमोग्राफी को चेंज करने का तो इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारी चिंता है। और ये हमारी चिंता है कि इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, और रोकना ही चाहिए हमको, और रुकेगा ये, क्योंकि ये जो देवभूमि प्रदेश है ये पूरी दुनिया के लिए अपने ढंग का है, और इसकी विशिष्टता बनाए रखने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमने देखा कि यूसीसी का यहाँ पे शुरुआत किया गया एक तरह से, एक साथ ही एक स्केल पे एक ऐसा लगता है कि जो चाहे लव जिहाद का, धर्मांतरण का, इस तरह के कई मामले उत्तराखंड में भी दिखे जा रहे हैं। छोटा सा राज्य है, लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों का भी यहाँ पे काफ़ी उसमें वृद्धि हुई है। क्या लगता है कि क्या कारण है कि उत्तराखंड जैसे जहाँ से लोग विवश है मैदान में आके, जो आपने इससे पहले कहा, ये किस कारण से यहाँ पे ये इनफ्लो कैसे बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए क्या है, विकास के साथ ये सब चीजें जाती हैं। ये उत्तराखंड के इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अब किसी भी राज्य को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, लेकिन हम उत्तराखंड को, क्योंकि हमारा ये देश का दिल है, प्राण है, भारत की संस्कृति का ये केंद्र है, तो हमको ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ऐसा नहीं कि लोग ऊपर से विवश हुए हैं पलायन के लिए, ग्रोथ के कारण आए हैं, ग्रोथ के कारण है। अब देखिए ना, हरिद्वार में लगभग लाखों की संख्या में जो है, अब ये जो हरिद्वार सिटकुल आप देखेंगे, देहरादून का जो ये हमारा फार्मा, देश का सबसे बड़ा फार्मा सिटी है हमारे यहाँ पर। उधम सिंह नगर में देखेंगे आप, तो ये वो राज्य बनने से तो पहले नहीं था। तो ये यहाँ के लोगों को, बच्चों को भी उसमें अवसर मिला है। लेकिन जो आप जिस बात को कह रहे हैं, घुसपैठिए के खास करके इन्फिल्ट्रेशन, वो छोटी छोटी चीज़ों को जिसके हाथ में जो है, जब वो किसी न किसी माध्यम से जिस तरीके से घुसने की कोई कोशिश करता है, घुसने की कैसे कोशिश करता है, सब्जी के माध्यम से, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, किसी मिस्त्री के माध्यम से, किसी तकनीकी उसके माध्यम से, किसी उस ये जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के घुस रहा है। और हमारी दूसरी समस्या क्या है कि हमारा जो युवा है, जो इंजीनियरिंग कर देता है और उधर कर देता है, तो वो छोटी चीज़ों पर हाथ नहीं लगाता। वो छोटी चीज़ों को पकड़ने वाले लोग किसी रूप में अंदर घुस जाते हैं। इसको भी हमको अभी पकड़ने की ज़रूरत है। जितना मैंने अध्ययन किया, बाकायदा यदि आप उस रूप में देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, तो ये कौन किस रूप में आया, घुस रहा है, तो मुझे जितना दिखा है, जितना मैं देख रहा हूँ, वो उसी रूप में, यदि हमारे स्वयं ही लोग उन चीज़ों को पकड़ करके स्वयं ही करेंगे, तो फिर वो घुसपैठ रुकेगी। और लेकिन कई दृष्टि से घुसपैठ वैसे भी रोकनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इस राज्य का जो ये है, ये परिदृश्य बदलना नहीं चाहिए। बहुत कम राज्य हैं जहाँ पे मल्टीपल, जिसको कहते हैं प्रतिभा वाले, प्रतिभा संपन्न लोग जो हैं, लीडरशिप एक साथ खड़े हैं। अगर उत्तराखंड में हम देखें तो आप भी हैं, विजय बहुगुणा जी भी हैं, हरीश रावत जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लीडरशिप लेवल पे रहे हैं आज। और एक तरह से लगातार वो राज्य में बने हुए नहीं हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि चूंकि नया राज्य है, 25 साल हुए हैं,
एक आपस की सहमति लीडरशिप लेवल पे बना करके कि नहीं, इस राज्य को उस मुकाम पे एक उदाहरण के तौर पे छोटा राज्य बनने का जो फायदा है, जो प्रकृति के संसाधन से भरपूर एक राज्य है उसका जो फायदा ले सकते हैं, या जो प्रतिभा जो आप बता रहे हैं कि पूरे देश और पूरे दुनिया में लोग हैं उसका जो फायदा है, तो एक समग्रता में एक इस तरह की कोई योजनाबद्ध तरीके से एक कंसेंसस के आधार पे इस राज्य को एक उस ऊंचाई पे, डबल इंजन की सरकार है वो एक अलग विषय पे, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन लीडरशिप का एक जो होता है कि सामंजस्य बिठा के राज्य की ग्रोथ के लिए काम करना, उस पर कभी आप लोगों की चर्चा होती है? समय समय पर हुई भी है जी, और होती भी है चर्चा। लेकिन अभी आपने जो यूसीसी का और धर्मांतरण वाला, ये मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा, पुष्कर सिंह धामी को, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूसीसी को न केवल बनाया बल्कि लागू भी कर रहे हैं, और धर्मांतरण वाला और नकल कानून वाला, ये दोनों चीज़ों को उन्होंने बहुत सशक्त तरीके से किया है। लेकिन जो आपने कहा कि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों को एक सहमति, हम लोग बैठते भी हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो बैठेंगे भी। मैं मुख्यमंत्री जी को भी एक बार आग्रह करूंगा कि वो इसकी पहल करें, क्योंकि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री पहल करता है तो सब लोग इकट्ठा, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहाँ सब लोग वो इकट्ठा हो करके अपनी अपनी विचारों को भी देंगे और सब इकट्ठा हो करके हम लोग आगे 15 साल और 10 साल कांग्रेस के पास 10 साल लगभग और बीजेपी के पास 15 साल, अगर उसको हम देखें 25 साल की यात्रा में, तो क्या लगता है कि एक कोऑर्डिनेशन रहा दोनों सरकारें बदली तो नीतियां बदल गई, सरकारें बदली तो सब कुछ बदल गया, या सरकारें बदली तो उत्तराखंड के लिए जो सोच था वही रहा, ट्विक अराउंड जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट हुआ, ज्यादातर चीजें उसी लाइन पे चली? देखिए, जब सरकार बदलती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हर सरकार की अपनी नीति होती है, लेकिन हमारे लिए सुखद रहा जब मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री था तब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और हमको हर चीज़ के लिए, क्योंकि राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा है, तो केंद्र का 90% का जो है शेयर होता है, हमारा 10% का होता था, तो उसमें भी हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हाँ, बहुत संघर्ष करना पड़ता था, बहुत संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए छोटा राज्य है, और छोटा राज्य है तो उनको, उनकी कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की आलोचना के लिए नहीं, बल्कि जो सच है, क्योंकि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, इस राज्य के निर्माण में मेरी सक्रिय सहभागिता भी रही है, और सभी लोग जो है, मैं मनमोहन सिंह जी को एक बार नहीं 10 बार मिलता था, जा कर के अपनी बात करता था, वो यथासंभव कोशिश भी करते थे, लेकिन उनकी जो नीति है वो उनके लिए प्राथमिकता उत्तराखंड की नहीं है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता उत्तराखंड है, क्योंकि उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा ये अटल जी ने बनाया है, मैं इसको संवारूंगा। और आप समझ सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद कुल जितना पैसा इस राज्य को नहीं मिला होगा, मोदी जी के आने के बाद 1.25 लाख करोड़ तो वैसे ही योजनाओं के लिए यहाँ पर मिल गया है, और हर जगह उनकी नज़र रहती है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो इस राज्य का सौभाग्य है कि उनका भी विज़न का, या मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री दौड़ते भागते हैं, और वो उस विज़न को ऊपर से भी जब ज़रूरत पड़ती है तो देखते रहते हैं, तो बहुत अंतर होता है। तो डबल इंजन के सरकार का फायदा मिल रहा है, निश्चित रूप में मिलता है, और मिल रहा है हमको, इस समय मिल रहा है। उनको कितना मिला मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यदि उनको भी डबल इंजन, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और केंद्र में उनकी सरकार थी, तो यदि वो चाहते तो इसी तरीके से कर सकते थे जो अब हो रहा है, लेकिन संभवतः है केंद्र में जो रहे हुए में इनकी हो सकता है कि, जैसे मैंने कहा ना कि उनका अलग प्राथमिकता थी, उनके लिए छोटा राज्य था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए छोटा राज्य नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये देश का शीर्षस्थ राज्य है। तो नीति और जो दृष्टि है वो बदल जाती है, जैसे ही नीति और दृष्टि बदल जाती है तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो इसलिए इस समय इस राज्य में बेहद तरीके से, क्योंकि मोदी जी कितनी बार आते हैं यहाँ, कितनी बार आते हैं, वो कभी कैलाश मानसरोवर पहुँच जाते हैं, तो कभी केदारनाथ की उस गुफा तक पहुँच जाते हैं। मतलब यदि आप देखेंगे तो उनका जिस तरीके से प्रवास रहता है और नज़र रहती है, वैसे तो पूरे देश के हर राज्य में जा रहे हैं वो, और अच्छा है। देश का प्रधानमंत्री
कि नज़र में हर चीज़ हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राज्य तो वैसे खड़े हो जाते हैं, उसका फायदा मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है। आगे की अगर हम 25 साल की बात करें या 50 साल या आगे की यात्रा की बात करें, एक होता है बुनियाद कि हमने नींव जो है उसको मजबूत, हमारी नींव मजबूत है। तो क्या आप मानते हैं कि 25 साल की यात्रा जो है वो एक मजबूत नींव डालने में आप कामयाब हुए हैं, सरकार कोई भी हो? निश्चित रूप में। मैंने कहा ना कि जिस राज्य से हम पैदा हुए उस राज्य को भी, अब तो योगी जी आ गए हैं तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं काम, लेकिन उससे पहले की देखेंगे तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश जिस राज्य से हम निकले थे उसको भी हमने पीछे छोड़ा कई दृष्टि से। तो अब तो उनके नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व में तेज़ी से बढ़ रहा है काम। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप में यदि इसकी आधारशिला मजबूत नहीं होती तो यहाँ की प्रति व्यक्ति की औसत आय 2,05,000 नहीं होती। ये मजबूत है, लेकिन वो किसी को आलोचना करनी होगी तो कहीं भी मुझे आपकी आलोचना करनी होगी तो मैं कहूँगा आपको बैठने का वो ही नहीं, आप तो बहुत टेढ़े हो रखें। वो नज़र में यदि केवल आलोचना है, हाँ समालोचना ज़रूरी है, आप समालोचना करिए कि नहीं यहाँ पर ये और अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा है, क्योंकि सुझाव और लगातार विकास की दिशा में आगे संशोधन होना, उसमें गुंजाइश बनी रहती है हमेशा। सबसे बड़ा, जैसे आप मानेंगे कि 25 साल की सबसे बड़ी ये उपलब्धि है, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे अब कुछ ये चीज़ें हैं जहाँ पे खामी तो नहीं कहें अगर, तो कहेंगे कि नहीं यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप मानते हैं कि बड़ी उपलब्धि रही राज्य के लिए? देखिए, उपलब्धि तो एक नहीं बहुत सारी हैं, अनेक है, हर क्षेत्र में है। लेकिन जो आप कहते हैं कि फोकस है, क्योंकि मेरी चिंता हमेशा इस राज्य की रही है, क्योंकि हिमालयी राज्य है, एक गंगा का प्रदेश है, ये भारत की संस्कृति का प्राण है। यहाँ वेद, आयुर्वेद, उपनिषद, पुराण सबका जन्म होता है। ये आयुर्वेद का भी प्रदेश है, यहीं आयुर्वेद का भी जन्म हुआ है, और इसलिए भारत की संस्कृति का प्राण और पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है। बस इसको हमको बचा के रखना है, हमको विकास भी करना है, लेकिन इसकी कीमत पर नहीं करना है। हमको जो हमारी पहचान है, आज हमारी पहचान पुरुषार्थी और शौर्य की दिशा में भी है। आज औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है। यहाँ जनरल बिपिन रावत भी होते हैं, तो जनरल जो है जोशी भी होते हैं। तो पहले सीरियस बिपिन रावत होते हैं, तो दूसरे सीरियस फिर अनिल चौहान होते हैं। तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से, जिसके नाम से पाकिस्तान जैसे लोग भी, देश भी कांपते हैं, वो डोभाल भी इस धरती से पैदा होते हैं। तो यदि आप देखेंगे, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों ने तो अपने बेटों को सेना में भेजा होगा, मैंने तो अपनी बेटी को सेना में भेजा है। तो यहाँ हमारे रगों में देशभक्ति का खून बहता है। तो इसलिए जो हमारी शौर्य परंपरा है और हमारी सांस्कृतिक जो अक्षुण्णता है, वो दोनों बनी रहनी चाहिए, तभी हमारा चरित्र भी और हमारा संस्कृति भी ये बचा रहेगा। इसको रखते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए हमको। चलिए, 25 साल के अवसर पे आप अपने राज्य के, जो उत्तराखंड के लोग देश और दुनिया में रहते हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पूरे देश और दुनिया के तमाम जो मेरे उत्तराखंडी भाई और बहन हैं, उनको मैं 25 वर्ष की, जबकि हम रजत महोत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लगातार उत्सव मना रहे हैं, मैं सभी भाई और बहनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमको उत्तराखंड जो हमको प्राणों से भी प्यारा है और पूरी दुनिया की संस्कृति का और अध्यात्म का केंद्र है। हमको गौरव है कि हम उत्तराखंड की धरती पर पैदा होते हैं, जिसमें कहा है कि गायंत देवा किलगीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि भाग में तो जन्म लेने को देवता भी तरसते हैं, लेकिन उसका भी जो माथा है वो मेरा उत्तराखंड है। तो इसमें तो आने के लिए, इसका स्पर्श करने के लिए भी पूरी दुनिया तरसती है। हम 25 वर्ष के इस जो अलग राज्य के निर्माण के बाद अपने रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हम सब लोग संकल्प लें कि हम इस राज्य को समृद्ध भी करेंगे,
सुसंस्कृत भी करेंगे और इस राज्य के लिए हमसे जो योगदान हो सकता है, हम जहाँ पर भी देश और दुनिया के किसी छोर में भी हम हमेशा और हमेशा इसके लिए समर्पित रहें, लेकिन इस आग्रह के साथ कि आप अपने गांव ज़रूर आएँ और जो गांव का आपका घर है उसको न छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशंक जी, आपने समय निकाला। 25 साल बेमिसाल पे अपनी राय, अपनी बात, अपनी सोच, अपनी दृष्टि को हमसे शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।